हे दोस्तों नमस्कार, मैं विकास सिंह। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे भाई बंधु लोग। उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक होगा, सब बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम लोग बेसिकली जो कल क्लास पॉलिटी की हुई थी उसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर ऑलरेडी कर लिया है। आज जो हम लोग देखने वाले उसके आगे आज स्टार्टिंग से होगा। स्टार्टिंग का मतलब अनुच्छेद 1 से हम लोग चल रहे थे। अभी 2 लेक्चर हमारा जो हो रहा था वो एकदम बेसिक मैंने आपको चीज़ों को बताया था। साथ ही साथ मैंने पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे आपको भिजवा दिया था। ठीक है, तो आप सभी मेरे प्यारे भाई बंधु लोग पीडीएफ जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपके फैक्चुअल जो चीजें हैं, मंत्रिमंडल का गठन किस प्रकार से हुआ था, कौन कौन के उसके मंत्री हुआ करते थे, इसके साथ साथ हमने आपको बताया था कि कौन कौन से आपके अंतरिम सरकार में कौन कौन गठित हुए थे। तो सारी चीजों के बारे में पूरे भाग 25 के बारे में बताया था। अनुसूचियां क्या होती हैं उसके बारे में पूरा डिटेलिंग आपको किया हुआ था। प्रारूप समिति क्या था उसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ था। तो पूरी जानकारी हम लोगों ने बेहतर तरीके से क्लास में 2 दिन के अंदर कंप्लीट किया था। प्रस्तावना क्या था, प्रस्तावना में मुख्य मुख्य बातों को, और साथ ही साथ हम लोगों ने कल जो क्लास देखी थी वो विशेषताओं को लेकर के कि संविधान की हमारी क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो आज हम लोग बेसिकली आइए स्टार्ट करेंगे। जो अनुच्छेद 1 से स्टार्टिंग होगी। आज एकदम शुरुआत से हम लोग चलेंगे और एकदम बढ़िया तरीके से देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल से आजकल प्रश्न जो पूछे भी जा रहे हैं वो आपके अंदर थोड़ा सा घुस करके पूछा जाता है जनरली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई आज संविधान का समझ लीजिए कि पहला दिन है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, भाग 1। सबसे पहले स्टार्ट क्या होगा भैया हमारा, भाग 1 हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, भाग 1। ठीक, भाग 1 कहां से कहां तक चलता भैया, अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 के बीच में। मैंने आपको बताया भी था कि अनुच्छेद और धारा में क्या अंतर होता है। पिछला वीडियो जाकर के आप सभी लोग देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल 1 के बारे में हम लोग बात करेंगे। आर्टिकल 1 आखिर कहता क्या है, क्या इनकी विशेषताएं होती है। ठीक है, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 क्या है। पहली बात, कल भी इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैंने किया हुआ था। ठीक, कहता क्या है भैया कि भारत राज्यों का संघ है। क्या बोलता है, भारत राज्यों का संघ है। अब ध्यान रखो, भारत राज्यों का संघ है। कल इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोगों ने बात किया था। अब भारत राज्यों का संघ है अर्थात क्या है भैया, यहाँ पर टोटल वर्तमान में कितने स्टेट है, 28 प्लस केंद्र शासित कितने भैया, 8। इसका मतलब क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित को मिलाकर के क्या बना दिया गया भैया, भारत बना दिया गया। अर्थात इसका एक सिंपल सा मीनिंग, अगर हम लोग इसकी मीनिंग निकाले तो इसका मीन क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, तो मतलब आप सीधा कहेंगे कि संघ में राज्यों को मिलाया गया। कल इसके बारे में पूरी डिटेलिंग हम लोगों ने किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, संघ में राज्यों को मिलाया गया है, ये मैंने आपको बताया हुआ था। इसीलिए भारत में क्या था भैया, भारत में शब्द प्रयोग किया गया यूनियन शब्द का। कौन सा शब्द प्रयोग किया गया भैया, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। अर्थात क्या था भैया कि इसका मतलब यह है कि राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, राज्यों को भारत से या संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये आपको कल मैंने डिटेल में पूरा समझाया था, तो आज पुनः इसकी चर्चा मैं कर दे रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, होने का अधिकार नहीं। इसका मतलब क्या है कि 8 केंद्र शासित हो या आने वाले समय में 10 केंद्र शासित प्रदेश ही क्यों ना बना दिए जाएं, ठीक है, लेकिन कभी भी भारत पर फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात संघ पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रहेंगे ये क्या, भारत के ही हिस्से। यानी नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, कोई भी अंडमान हो गया, पुडुचेरी हो गया, जितने भी राज्य हैं हमारे यहाँ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला करके, चाहे वो 8 हो चाहे वो 15 कर दिए जाए, हैं तो भारत के ही हिस्से, रहेंगे संघ के हिस्से, भारत से अलग वो नहीं हो सकते हैं। ये अनुच्छेद 1 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद क्या कहता है भैया, अनुच्छेद 1 इसी की बात करता है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ। अब आपको एग्जाम्पल में आपको दिखाऊं तो कैसे, एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं क्यों ऐसा किया गया है भैया, राज्यों में संघ को क्यों मिलाया गया। तो आपको पता है कि आजादी के समय लगभग 562 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी भैया,
562 रियासतें, रियासतें मतलब राजा अपने अपने छोटे छोटे राज्यों को लेकर के, छोटे छोटे हिस्सों को लेकर के राजा शासन करते थे। एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, ठीक है, आप देखोगे तो ये बड़ी बड़ी रियासतें हुआ करती थी। तो इसका मतलब क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उस समय जब भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्हीं के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जो राज्यों का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने गृह मंत्री होते हुए सारे राज्यों को, सारी रियासतों को भारत में क्या किया, इसी संघ में मिला करके एक भारत देश बनाया था, ठीक है, एक संघ का निर्माण किया था। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि 562 रियासतों को क्या किया, आपके वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सबको मिला दिया गया, ठीक, वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा मिला करके, ठीक है, इसको संघ बना दिया गया था, द्वारा क्या किया गया था भैया, मिला दिया गया था, ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अलग अलग ये लोग थे, इनको संघ में ला करके प्रवेश करा दिया गया है, ठीक है। तो हमारे यहाँ राज्यों से संघ नहीं बना है, संघ में प्रवेश कराया गया, किसको, राज्यों को प्रवेश कराया गया। इसीलिए भारत में कोई भी राज्य अलग होने का अधिकार भारत से नहीं रखते हैं, ठीक है, कोई भी राज्य भारत से अलग होने का अधिकार इनके पास नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये हमारा क्या हुआ भैया, आर्टिकल 1 कहता है। अब ध्यान रखो, इसी चीज का ब्रीफ में किया गया भाई, आर्टिकल 2 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक ही साथ दोनों को लेकर के चलूंगा। एक आर्टिकल है 2 और आर्टिकल 1 है 3, ठीक, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए दोनों को साथ ही साथ मैं रखूंगा, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, ठीक। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में डिफरेंस क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये तथ्य होते हैं, इनको समझने की आवश्यकता है। अब देखो, ये तो मान लो 562 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मिला लिया गया था, ठीक है। दो आपके बाद में, आपको हैदराबाद जानते हैं बहुत बाद में आया, उसके बाद आपके जम्मू कश्मीर का मुद्दा तो बहुत लंबे समय तक चलता रहा, ठीक। इसका मतलब क्या, ये सभी भारत के हिस्से बन गए। लेकिन प्रश्न ये उठा कि मान लो कभी भारत के बाद में कभी ऐसी घटना घटी, हमको किसी और के क्षेत्र को भारत में मिलाना पड़े, हो सकता है किसी संधि के तहत हो, ठीक है, जैसे नेपाल के क्या किया गया, 2015 में नेपाल के कुछ हिस्से को भारत में मिला लिया गया। तो उस स्थिति में क्या होगा, और एक ऐसी स्थिति मान लीजिए भारत में ही है, भारत में राज्यों का नामकरण करना हो, एक राज्य से 2 राज्य बनाना हो, नए राज्यों का निर्धारण करना हो, या उसमें नाम में परिवर्तन करना हो, या सीमा रेखा में परिवर्तन करना होगा, तो क्या होगा। तो इसलिए क्या किया भैया, अनुच्छेद 2 और 3 में इसको ब्रीफ बनाया गया, ठीक है। अब ध्यान रखना, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया भैया, कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भैया जो भारत का हिस्सा ना, पहला प्रश्न ये उठा, प्रश्न क्या था भैया, कि ऐसा क्षेत्र जो भारत का हिस्सा ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें क्या किया गया, ऐसा क्षेत्र, प्रश्न ये उठा कि भैया अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा क्षेत्र हो जो भारत का हिस्सा ना हो, ऐसा क्षेत्र जो भारत का हिस्सा ना हो लेकिन भारत में मिलाया जाए, ठीक है, भारत का हिस्सा ना हो परंतु भारत में मिलाया जाए, ठीक है, हिस्सा ना हो परंतु भारत में मिला लिया जाए, तब क्या होगा, ठीक, परंतु भारत में मिला लिया जाए। अब ध्यान रखना, यहां इंपॉर्टेंट क्या है भैया, कि ये क्षेत्र है जो भारत का हिस्सा नहीं है। एग्जाम्पल में भी आपको समझाऊंगा, जैसे बलूचिस्तान हो गया, ठीक है, एक है पीओके, ठीक। एक प्रश्न ये है, प्रश्न दूसरा जो अनुच्छेद 3 को लेकर के उठा, अनुच्छेद 3 को लेकर के क्या उठा भैया, कि 3 में क्या है, जो भारत का हिस्सा हो, ठीक है, ध्यान रखना, जो भारत का हिस्सा, ठीक, जो भारत का हिस्सा, याद रखिए इसी वाले में पहली बार क्या हुआ भैया, बेरोवारीवाद आया था पाकिस्तान को लेकर के, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत का चूंकि हिस्सा नहीं था, उस स्थिति में क्या किया कि वहां पे मैटर ये आया, प्रश्न उठा कि भैया अगर मान लो सपोज करिए कि किसी ऐसे क्षेत्र को जो भारत का हिस्सा ना हो उसको भारत में मिलाया जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि अपना कोई क्षेत्र दूसरे देश को देना पड़े,
ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे नेपाल के साथ एक संधि हुई, ठीक है, नेपाल के साथ जब संधि हुई 2015 में, तो उसमें कुछ हिस्सा हमने नेपाल को दिया, नेपाल का कुछ हिस्सा हमने लिया हुआ, तो एक्सचेंज वो होता है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये प्रश्न उठा कि भाई ऐसा क्षेत्र जो भारत का हिस्सा ना हो परंतु भारत में मिला लिया जाए तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा। तो इस स्थिति में क्या हुआ भैया, प्रश्न जब उठा तो कहा गया कि भैया इस संबंध में निर्णय जो लेगा, निर्णय लेगा संसद, ठीक है, संसद क्या करेगा भैया, निर्णय लेगा। अब ध्यान रखना मैंने शब्द क्या लिखा है भैया, शब्द लिखा है संसद निर्णय लेगा। अर्थात संसद में जब निर्णय लेने की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन निर्णय लेने वाले हो जाएंगे भैया, एक तो आपका है लोकसभा, ठीक है, एक क्या होगी भैया लोकसभा, दूसरा आपका क्या होगी राज्यसभा, ठीक है, और तीसरा आपका जो होंगे वो होंगे राष्ट्रपति। याद रखिएगा राष्ट्रपति इसमें जो होता है वह संसद के रूप में काम करता है, ये ध्यान रखना। जनरली क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा दो सदन मिलकर के काम करते हैं और किसी विधेयक को पेश किया जाता है, राष्ट्रपति उसको लास्ट में वेरीफाई करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ केस क्या है कि ऐसा हिस्सा जो भारत में ना हो, जैसे सपोज करिए बलूचिस्तान है, ठीक है, बलूचिस्तान है तो बलूचिस्तान हमारा अपना पार्ट नहीं, लेकिन पीओके जो है वो हमारा अपना पार्ट है। मान लीजिए भविष्य में जब भी पीओके को भारत में मिलाना होगा तो हम लोग किसका पालन करेंगे भैया, अनुच्छेद 3 का पालन करते हुए उसको क्या करेंगे, क्योंकि वो हमारा ही हिस्सा है, हम उसके नाम में परिवर्तन कर लेंगे, उसको मिला लेंगे, उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब मान लो सपोज करिए वही उसी के साथ बलूचिस्तान को भी हमको लेकर के आना पड़ा, क्योंकि भैया बलूचिस्तान पेट से है, कभी भी बाहर आ सकता है। इसका मतलब क्या है, अगर सपोज करिए कि बलूचिस्तान को भी कभी भारत में मिलाना पड़ जाए तो बलूचिस्तान चूंकि हमारा हिस्सा नहीं है तो बलूचिस्तान को हम लोग किस आर्टिकल का प्रयोग करते हुए भैया, आर्टिकल 2 का प्रयोग करते हुए संसद इसको निर्णय लेगी, उसको मिला करके उसके नामों में परिवर्तन करना है, उसका नामकरण क्या रखना है, सीमा क्षेत्र में क्या परिवर्तन करना है, ये सारा का सारा निर्णय कौन लेगा भैया, ये संसद लेगी, जिसमें लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति आएंगे। इसका मतलब क्या है भैया, यहां पर क्या होगा भैया, इस निर्णय के दौरान आपको क्या देखने को मिलेगा, पहला, ठीक है, राज्यों को, सॉरी क्षेत्र को लिख देता हूं, क्षेत्र को मिलाना, ठीक है, क्षेत्र को क्या किया जाए भाई, मिलाया जाए। संविधान संशोधन नहीं है, ध्यान रखिए संशोधन नहीं है ये, ठीक, सिर्फ निर्णय लिया जाएगा साधारण है, ठीक है, क्षेत्र को मिलाना। दूसरा नाम में परिवर्तन करना, नाम में बलूचिस्तान का नाम अगर बलूचिस्तान को सपोज करिए कभी मिलाया जाए तो ये क्या किया जाएगा भैया, इसका नाम में परिवर्तन कर दिया जाएगा। तीसरा सीमा क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है, जम्मू कश्मीर में ही बगल में है तो उसमें मिला दिया जाए, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया जाए, ठीक है, सीमा क्षेत्र में क्या किया जाए परिवर्तन, चाहे उसको उसके किसी टुकड़े में तोड़ दिया जाए या नया राज्य बना दिया जाए, ठीक है। क्या हो सकता है भैया, इसमें नाम में परिवर्तन के साथ साथ एक काम और किया जा सकता है, नया राज्य बनाया जा सकता है, ठीक, नया राज्य बना दिया जाए। ये जो आपकी कंडीशंस हैं, ठीक है, ये सारी कंडीशन कौन करेगा भैया, संसद निर्णय लेकर के करेगा, वो भी बिना किसी संविधान संशोधन के, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पे प्रश्न उठा, ये क्या है भैया, ये जो अनुच्छेद 3 की बात करते हैं, अनुच्छेद 3 बड़ा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 3 क्या है भैया, जो भारत का हिस्सा हो, जैसे मैं जनरली आपसे कहूं भैया पीओके, एग्जाम्पल में मैं आपको लूंगा क्या भैया, एग्जाम्पल में लूंगा पीओके, पीओके चूंकि हमारा ही पार्ट है, ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है ये हमारा ही पार्ट है, तो जब भविष्य में कभी इसको हमारे में मिलाया जाएगा इसके लिए भैया किसी प्रकार से कोई अन्य परिप्रेक्ष्य यानी यहाँ पे ये चीजें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो बहुमत की बात किया जा रहा है वो आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जनरल क्या होगा भैया, यहाँ संसद के 2 सदन काम करेंगे, ध्यान रखना, यहाँ क्या होगा भैया, संसद के 2 सदन काम करेंगे, पहले ध्यान रखिएगा, संसद के 2 सदन काम करेंगे। संसद के 2 सदन कौन है भैया, एक आपका होगा लोकसभा, ठीक है, एक क्या होगा भैया लोकसभा, और दूसरा क्या होगा भैया राज्यसभा। इसका मतलब क्या होगा, ये एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा इसमें काम करेगी, और अनुमति किससे लेगी भैया, अनुमति
लेंगे किससे भैया? अनुमति इसमें लेंगे राष्ट्रपति से। ध्यान रखिएगा, इसमें अनुमति किससे लेंगे भैया? इसमें अनुमति लेंगे राष्ट्रपति से। परंतु अनुच्छेद 2 में क्या हो रहा है? संसद के रूप में ही राष्ट्रपति इनके साथ मिलकर के कार्य कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि दो सदन अपना इस विधेयक को पेश करेंगे। भैया पीओके हमारा आ गया, इसमें क्या करना है? इसमें क्या क्या करना है भैया? नाम में परिवर्तन करना है, पीओके का नाम कुछ और रखेंगे, ठीक है। नाम में क्या करना है? परिवर्तन करना है, ठीक। नाम में परिवर्तन के साथ साथ दूसरा याद रखिएगा, दूसरा आपसे क्या होगा भैया? सीमा में परिवर्तन करना है। सीमा क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है, कुछ भी करें, ठीक। सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना हो। इसके साथ साथ याद रखिए, सीमा क्षेत्र के परिवर्तन के साथ साथ आपको तीसरा क्या देखने को मिलेगा भैया? अगर इसमें नया राज्य का गठन करना हो, ठीक, नया राज्य का गठन करना हो, ये सारी की सारी जो है आपकी जो भी प्रक्रियाएं होंगी, ये सब अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया जाएगा। तो आई थिंक अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के विषय में आपने देख लिया होगा कि ये आपके क्या डिफरेंस, क्या मायने रखते हैं। एक भारत का हिस्सा है, एक क्या होता है इसमें। अब इसमें अंतर क्या है भैया का ध्यान रखिए, जब भी ऐसा कोई चीज भारत के अंदर कोई चीज किया जाता है तो राज्यों से सलाह, जैसे मान लो तेलंगाना को बनाया गया था आंध्र प्रदेश से अलग होकर के, तो उस समय राज्यों से सलाह लेनी पड़ती है, ठीक है। आधे राज्यों का समर्थन होना चाहिए, भैया हाँ ऐसा करने के लिए तुम हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर समर्थन नहीं मिलता क्योंकि वो विदेश हित की बात होती है तो केवल एक तरीके का फॉर्मेलिटी किया जाता है भैया आर्टिकल 3 में, ठीक है। आर्टिकल 3 में क्या होगा भैया? जिस राज्य में परिवर्तन करना होगा, ठीक है, जिस राज्य में परिवर्तन करना होगा उस राज्य की जनसंख्या से, जनता से क्या होता है, एक बार राय ली जाती है, मतलब आधा राज्य समर्थन देता है, एक तरीके का समर्थन मिलता है आधा राज्य, उसके बाद वो परिवर्तन कर लिया जाता है संसद के द्वारा। जनरली ये प्रोसेस होता है, बस इतना अंतर इसमें दोनों में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? आधा राज्य लगभग समर्थन देगा। क्या करेगा भैया? आधा राज्य समर्थन देता है, ठीक है। आधा राज्य से क्या किया जाएगा? समर्थन मिलना चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या? आधे राज्य का मतलब यहाँ का है कि वहाँ के जो पार्लियामेंट है, वहाँ के लोग जो है, वो सॉरी, वहाँ की जो विधानसभा है, वहाँ के आधे सदस्य की जो है सहमति होनी चाहिए। तो जब वो होती है तो उसी के दौरान उनसे सिर्फ लिया जाता है राय। अगर जरूरी है तो वो तो करेंगे ही, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, संघ को पहली प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। तो एक फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी के अंतर्गत ये चीजें की जाती है। जो किस रूप में करेगा भैया? राष्ट्रपति ये काम करता है, राज्यों से पूछने का काम, ठीक है। तो ये चीजें आई थिंक आपको दोनों में क्लियर हो गई होंगी, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप सभी लोग कमेंट करके अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल में आपको इसका दिया, इसके साथ साथ आप एग्जाम्पल में देखोगे तेलंगाना बना था, ठीक है। तेलंगाना बना हुआ था, कब बना हुआ था भैया? 2 जून 2014 को, ठीक है। 2 जून 2014, जिसे 2 जून की रोटी बोलते हैं। जम्मू कश्मीर का जो 2 टुकड़े के केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2019 में, ये भी किस अंतर्गत हुआ भैया? ये भी आपके किस में? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए, यहां तक किसी को कोई समस्या होगी तो आप सभी लोग कमेंट करके पूछिएगा। चलिए क्वेश्चन, अब आते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 कुछ विशेष नहीं है, ठीक है, परंतु मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 4 कहता क्या है, ठीक। अनुच्छेद 4 कोई विशेष बात इसमें है नहीं, लेकिन याद रखिएगा, ठीक। इसमें क्या कहा गया भैया? जो नियम या प्रावधान, नियम या प्रावधान अनुच्छेद 2 और 3 के लिए किया गया है, ठीक है, 2 और 3 के लिए किया गया है, उन्हीं के क्या है भैया? अनुसरण करता है। 2 एंड 3 के लिए नियम जो बनाए गए हैं वही उसी का प्रावधान, यहाँ पे नियमों का प्रावधान बताया गया किस किस केसेज में ये चीजें आपको देखने को मिलती है। ये जनरल है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो 2 और 3 में लिखी गई बातें, उन्हीं के नियमों की बात व्याख्या किसमें की गई भैया? अनुच्छेद 4 में। राष्ट्रपति किस रूप में काम कर रहा है? संसद के रूप में काम कर रहा है या अलग से मुखिया के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। किस प्रकार से किसमें आपकी बहुमत की आवश्यकता पड़ती, किसमें बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आधे राज्य का समर्थन किसमें होना चाहिए। तो ये बातें आपको यहाँ पे अनुच्छेद 4 में
समझाने का प्रयास किया गया, नियम बताया गया कि जो भी लागू होंगे वो अनुच्छेद 4 के अंतर्गत 2 और 3 की व्याख्या करते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा भाग 1 समाप्त हो गया, हम लोग चलते किस पे भैया, भाग 2। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भैया, भाग 2 बहुत ज्यादा चर्चा का विषय भी रहता है और भाग 2 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। भाग 2 की जब हम लोग बात करें तो भाग 2 कहां से कहां तक भैया, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक जो आपको देखने को मिलेगा वो आपका क्या है भैया, जनरली भाग 2 के रूप में देखा जाता है। अब भाग 2 में क्या रखा गया भैया, इसमें रखा गया है नागरिकता, क्या किसका प्रावधान किया गया भैया, सिटीजनशिप की। ठीक है, भारत में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, किस आधार पर, ये आपको बातें की गई है। ठीक है, अब ध्यान रखना, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, भारतीय नागरिकता, ठीक, इसकी चर्चा बार बार होती रहती है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। ठीक है, कब भैया, 1955, यही 1955 में ही नियम बनाया गया था, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। ये जो आप देखने को मिल रहा है, इसी नियम के अंतर्गत नागरिकता संबंधित कोई भी प्रावधान करना होता तो इसी के अंतर्गत किया जाता। अब देखो इसी के अंतर्गत क्या है भैया, 5 तरीके के नियम बनाए गए। कितने तरीके के भैया, 5 तरीके से आपको नागरिकता प्रदान की जाती है। मैं पांचों के नाम यहाँ मेंशन करूंगा ताकि आप आराम से चीजों को देखते रहिएगा, जहां कहीं भी कोई भी समस्या आए तो आप सभी लोग कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, सबसे पहले किसके कितने आधार है भैया, 5 आधार। सबसे पहला आधार अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहला आधार है जन्म के आधार। ठीक है, सबसे पहला आधार क्या है भैया, जन्म के आधार। ठीक, दूसरा क्या रखा गया है, दूसरा है आपका मूल वंश के आधार पर, मूल वंश के आधार पर। ठीक, बहुत आराम से चीजों को सुनिएगा, यहां से प्रश्न आपके पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तीसरा की बात करते हैं, तीसरा आप याद रखिएगा पंजीकरण के आधार पर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, पंजीकरण के आधार पर। ठीक, पंजीकरण के आधार पर। ठीक, चौथे की बात करते हैं तो चौथा कौन सा भैया, चौथा जो है जिसे बोलते हैं देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर। ठीक, देशीकरण के आधार पर। ठीक, और पांचवे की जो बात करते हैं, पांचवा कौन सा भैया, भूमि अधिग्रहण के आधार पर। ठीक, शब्द लिखा गया है, ध्यान रखना, भूमि अधिग्रहण के आधार पर। ठीक, अब ये देखो 5 आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। कितने आधार पर भैया, 5 आधार आपके दिए गए हैं, नागरिकता के प्रावधान किए गए। अब ध्यान रखना यहाँ पर, अब जो ये 5 आधार दिए गए हैं, इन्हीं पांचों आधारों को किस नियम के अंतर्गत बनाया गया भैया, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। ठीक है, 1955 में एक संशोधन किया गया कि भैया हम किसको नागरिकता दें और किसको नागरिकता ना दें। ठीक है, अब प्रश्न उठा ऐसा क्यों किया जा रहा है भाई, ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो ऐसा करने के पीछे ये था भैया क्योंकि भारत पाकिस्तान का लगातार युद्ध हो रहा था, बहुत जगहों से घुसपैठिए वगैरह आते थे, वैसे देश की सुरक्षा भी बड़ा मैटर करता है। ठीक है, और ये भी हमको पता चले कि हमारे देश के कितने नागरिक हैं, मतलब फिजूल के लोग तो नहीं आ जा रहे यहाँ पर रहने के लिए, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती थी। ठीक है, तो नागरिकता जो आपका सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप आपको कितने आधार पर मिला भैया देखने को, तो नागरिकता जो है आपका 5 आधार पे आपको देखने को मिल गया। ठीक है, कितने आधार पर हो गया भैया, 5 आधार पे आपको देखने को मिला। अब सबसे पहले की बात करते हैं, सबसे पहला हमारा क्या है भाई, सबसे पहला है जन्म के आधार पर। ठीक है, सबसे पहला क्या है, जन्म के आधार पर। तो जन्म के आधार पर इसका मतलब क्या, जन्म किसी का भी हुआ हो भारत में, लेकिन अब प्रश्न उठा भाई कब, भाई जन्म तो लेना स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारे लोग कभी भी जन्म लेते रहते हैं। अब प्रश्न उठा भैया कि जन्म लेंगे तो कब, तो याद रखिएगा जन्म का आधार जब रखा गया तो वो है क्या भैया, 26 जनवरी। कब, 26 जनवरी 1950 के बाद। ठीक है,
किसके बाद भैया? 26 जनवरी 1950 के बाद। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि संविधान उसी दिन लागू हो गया था। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेता है तो वो भारत का नागरिक कहा जाएगा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 के बाद आपका कोई भी व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो उस स्थिति में वो क्या कहलाएगा भैया? भारत का नागरिक कहलाएगा। अब प्रश्न उठा, मान लीजिए शुरुआत में रहे होंगे कोई ना कोई, इसके बाद क्या हुआ? हमारा मान लो सपोज करिए मेरे माँ बाप जो है भारत के नागरिक हैं, या हमारे माँ बाप में से कोई एक भारत का नागरिक है, लेकिन हम क्या किए? हम पैदा हुए इंग्लैंड में, तो हमको कौन सी नागरिकता मिलेगी? ठीक है, हमको कौन सी नागरिकता मिलेगी? ये प्रश्न उठा। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 के बाद अगर प्रश्न उठता है कि बच्चों को लेकर के, तो माता और पिता में से, ठीक है, माता या पिता में से, ठीक है, माता या पिता में से कोई एक भारत का, ठीक है, कोई एक कहाँ होना चाहिए भैया? भारत का नागरिक रहना चाहिए, भारत का नागरिक हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा भैया? अगर इसके बाद अगर आपका जन्म होता है तो याद रखिएगा माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। ठीक है, माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति जो है भारत का नागरिक रहा होगा, तो उस स्थिति में आपको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, ये बेसिक सा वो था कि एक क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया गया 26 जनवरी 1950 से। क्राइटेरिया निर्धारित किया गया क्या भैया? 26 जनवरी 1950 कि माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा? उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। बहुत सिंपल सा फंडा था। अब दूसरी चीज क्या है भैया? दूसरा जब आधार देखने को मिला तो दूसरा आधार जो था वो था मूल वंश के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरा आधार जब तय किया गया मूल वंश, मूल वंश में क्या किया गया भैया? मूल वंश का मतलब कितनी पीढ़ी? यहाँ पे याद रखिएगा 4 पीढ़ी को तय कर दिया गया। किसकी पीढ़ी को भैया? 4 पीढ़ी को तय कर दिया गया, यानी 4 पीढ़ी के कोई भी व्यक्ति। 4 पीढ़ी का मतलब क्या होता है? माता पिता, अगर पिता की तरफ से देखोगे तो बाबा और दादी को लेकर देख करके देख सकते हो उनके 4 पीढ़ियों को। ठीक है, माता की तरफ से देखोगे तो नाना नानी तक आप जा सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? मूल वंश के आधार पर कितनी पीढ़ियां तय की गई भैया? 4 पीढ़ी। कितनी पीढ़ी? 4 पीढ़ी आपको तय की गई। लेकिन अब प्रश्न उठा भैया कि 4 पीढ़ी तो तय हो गई, लेकिन कब से निर्धारित किया जाए? कब से निर्धारित किया जाए कि जो हमको मूल वंश के आधार पर हमको नागरिकता मिल जाए? तो ध्यान रखिएगा, जब मूल वंश के आधार पर तय किया जाने लगा तो एक डेट निर्धारित की गई। कौन सी भैया? 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 1947, अर्थात आजादी के बाद। ठीक है, आजादी के बाद की जो भी घटनाएं थी, आजादी के बाद ये डिसाइड कर लिया गया कि मूल वंश के आधार पर 4 पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति हो, अगर 4 पीढ़ी में से उसका कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक रहा होगा या भारत में निवास कर रहा होगा, उस स्थिति में वह भारत की नागरिकता ले सकता है। बशर्ते क्या होगा भैया? उसको सबसे पहले क्या कराना पड़ेगा? इसके स्थिति में जब भी होगा तो पहला स्टेज उसका क्या होगा भैया? उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और सिद्ध करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा भैया ऐसा है कि हमारी पीढ़ी जो है यहाँ पर आपकी रहती थी, हमारे आजा परपाजा जो भी थे वो यहाँ के नागरिक थे, तो हमको भी नागरिकता चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है भैया? मूल वंश के आधार पे आपको सेट कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 के क्राइटेरिया बनाया गया। उस क्राइटेरिया के दौरान जो भी व्यक्ति आएंगे उन सभी को 4 पीढ़ियों को ऑटोमेटिक क्या दे दिया जाता है भैया? उनको नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। ठीक है, तो 2 आधार हमारे क्लियर हो गए। एक तो हमारा क्या हुआ भैया? एक आधार हमारा तय हो गया जन्म के आधार पर। ठीक है, एक क्राइटेरिया किसके आधार पर तय हो गया भैया? एक क्राइटेरिया तय हो गया जन्म के आधार पर, दूसरा क्राइटेरिया तय हो गया मूल वंश के आधार पर, और तीसरा क्राइटेरिया हम आते हैं पंजीकरण के नाम पर। ठीक है, पंजीकरण के नाम पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पंजीकरण क्या है? ठीक, पंजीकरण का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन करना। देखो, अब भारत में सपोज करिए कि किसी भी व्यक्ति को अगर भाई कहीं अन्य देश का नागरिक है तो उसका भी ये कर्तव्य बनता भी, अगर वो भी चाहे कि भारत उसको पसंद आ जाए,
जनरली क्या होता है, भारत उसको अगर पसंद आ गया तो क्या वो भारत में रहने के लिए नहीं इच्छुक नहीं है, बिल्कुल इच्छुक हो सकता है। इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया, 1955 में जो संशोधन किया उसमें कहा भैया ऐसा है कि कोई ऐसा व्यक्ति अगर बाहरी व्यक्ति भी चाहता है कि भैया वो भारतीय नागरिकता में इंटरेस्टेड है, भारत में बनना चाहता है नागरिक, तो वो भी पंजीकरण के माध्यम से क्या करेगा भैया, भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेगा। अब क्या किया, पहले इसके एक क्राइटेरिया फिक्स हुआ करता 6 साल, लेकिन अभी क्या किया गया भैया, इसमें जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया कि 5 से लेकर के 7 वर्ष, ध्यान रखिएगा, 5 से 7 वर्ष भारत में बिताना पड़ेगा। ठीक है, भारत में निवास करना पड़ेगा, मतलब उसको तभी आपको रखा जाएगा जब वो 5 से 7 वर्ष भारत में पहले निवास करे। अर्थात क्या करेगा भैया, पहला स्टेज क्या होगा उसका, पहला स्टेज उसको चाहिए तो वो क्या करेगा, पंजीकरण कराएगा, यानी रजिस्ट्रेशन करा लेगा। जैसे आप फॉर्म भरते हो, जनरली फॉर्म भर दिए और फॉर्म भरने के बाद आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, तो एक तरीके का इनका क्या है, पढ़ाई स्टार्ट होना। ठीक है, तो इनका रिजल्ट कब आएगा भैया, 5 से 7 साल बाद, तब मुआयना किया जाता है, भारत सरकार उसका मुआयना, इनका रवैया कैसे रहा, कैसे क्या क्या बिहेवियर रहा, किस तरीके से इन्होंने क्या क्या किया, ये 5 से 7 वर्ष उनका रवैया देखा जाएगा कि भैया ये वास्तव में भारत के नागरिक बनने लायक है भी कि नहीं है। इन्हीं चीजों को देखने के लिए क्या किया जाता है भैया, उनसे पहले पंजीकरण करा लिया जाएगा, भैया एक तरीके का फॉर्म भरवा लिया गया, तुम भैया कोई दिक्कत नहीं तुम आ जाओ। इसके बाद ट्रायल पे लोग रहेंगे 5 से 7 वर्ष। अगर उस बीच भारत को लगा भैया कोई ऐसी गतिविधि करते हुए तुम पकड़े गए तो आपकी नागरिकता का जो रजिस्ट्रेशन हुआ ना, फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। जैसे आप फॉर्म भरते हो ना, फॉर्म क्या है भर जाते हो, आपका कभी फोटो गड़बड़ हो गई या सिग्नेचर कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है, फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी पंजीकरण ऑनलाइन करा लिया जाएगा, इनसे फॉर्म भरवा लिया जाएगा और इनको 5 से 7 वर्ष कहा जाएगा भैया तुम रहो, तुम्हारा बिहेवियर चेक होगा, अगर सब कुछ परफेक्ट रहा तभी तुमको फाइनल एडमिट कार्ड दिया जाएगा, अन्यथा एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि लास्ट में 5-7 वर्ष के बिताने के पश्चात ही तब जा करके इनको दिया जाएगा, पंजीकरण करा करके इनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। क्राइटेरिया याद रखिए, 5 से 7 वर्ष भारत में कम से कम निवास करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान रखो। लेकिन इसमें क्या हुआ भैया, कुछ अपवाद आए। अपवाद क्या था भैया, कि अब प्रश्न उठा भैया कि कोई भी व्यक्ति जो है 5 से 7 वर्ष निवास करेगा आकर के और भारत में नागरिकता ले ही सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो इसने कहा भैया नहीं, ऐसा होगा तो बहुत सारे आतंकवादी होकर के या कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो भारत में आएगा और इस तरीके के भारत के जो विरोधी देश हैं वहां से कोई भी व्यक्ति आकर के इस प्रक्रिया को पालन कर सकता है। इसीलिए क्या किया भैया कि पंजीकरण का आधार देश के दुश्मन, ठीक है, जो भारत के दुश्मन देश, भारत के दुश्मन देश का मतलब क्या होता है कि एक तरीके का भारत ने जिसको ब्लैक लिस्टेड किया, ठीक है, ये देश हमारे यहाँ ब्लैक लिस्ट, जो देश विरोधी बातें करते हो, ठीक है, ब्लैक लिस्टेड देश जो होते हैं उनको भारत में पंजीकरण का आधार उनके लिए छूट नहीं। जैसे पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये चाइना, ये जितने भी आपको देखने को मिलेंगे ये अपने जो आसपास पड़ोसी हैं, इनमें पंजीकरण का आधार इनके लिए ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, पंजीकरण का आधार क्या भैया, ब्लॉक किया गया। एग्जाम्पल में मैं दे देता हूं, एग्जाम्पल में जैसे आपको मैं दे दूं भैया, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका को भी उसी में शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान, पाक, ठीक है, पाक के साथ साथ अफगानिस्तान, ठीक है, ये जितने भी आपको देखने को मिलेंगे ये आदि जो आपके पड़ोसी देश हैं उसमें चाइना सहित इतने सारे लोगों में क्या किया गया भैया, ये आधार को हटा दिया गया। भैया तुम यहाँ भारत के नागरिक नहीं बन पाओगे, ठीक है, तुम भारत के नागरिक नहीं बन पाओगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो आप सभी लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं भाई, आप सभी लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं यहाँ अगर किसी को कोई भी समस्या हो तो। ठीक है, गर्मी बहुत है, ठीक, बताइए यहाँ किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप सभी लोग बताइए भाई, कमेंट करके आप सभी लोग पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं क्या भैया, हमने 3 आधार को चेक कर लिया, जन्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर और साथ ही साथ पंजीकरण के आधार पर। अब चौथा जो क्राइटेरिया आता है वो है क्या भैया, वो है देशीकरण।
ठीक है, क्या भैया, देशीकरण। ठीक, देशीकरण क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं। देशीकरण का मतलब होता है जो भारतीय मूल के हो। ठीक है, जो क्या है भैया, जो भारतीय मूल के हो। ठीक, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हो। ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति हो, उनकी बात किया जा रहा है। अब जो भारतीय मूल के व्यक्ति हो, उनको अगर, भारतीय मूल का मतलब ये होता है कि कभी वो भारत के सदस्य रहे थे। ठीक है, एक सेकंड हमको टाइम दीजिए, एक सेकंड जस्ट। ठीक है, अब ध्यान रखना, कहा क्या जा रहा है भैया, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हो। इसका मतलब ये क्या होगा कि इनके कोई भी रहे होंगे और जो भारत से कभी बिलोंग करते रहे होंगे, या कभी कभी क्या होता है भैया कि भारत से कोई व्यक्ति अभी, हाँ मतलब था नागरिक, उसने नागरिकता छोड़ करके चला गया और बाद में उसका मन किया भैया हम फिर से भारत के नागरिक होना चाहें तो क्या। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया गया भैया, इनको स्पेशली देशीकरण, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जो कभी उनके कोई भी रहे होंगे भैया, वो भारत से कभी बिलोंग करते रहे होंगे, वो आपके क्या होंगे भैया, जैसे ऋषि सुनक, आप जानते हो ऋषि सुनक जो इसके पहले ब्रिटेन के जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, वो भी भारतीय मूल के ही है, तो भारतीय मूल के थे, तो अगर चाहे तो भारत की सदस्यता ले सकते हैं। उनके कोई न कोई यहाँ पे कोई रिलेटिव या कोई भी जो भी रहा होगा वहां का, उनका कोई ना कोई यहाँ पे थे, अभी भी भारत में रहे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति भारतीय मूल के होंगे, उन सभी को ये बताया गया कि भाई आप भी अगर भारतीय नागरिकता लेना चाहते हो तो तुम नागरिकता ले सकते हो। इसके लिए क्राइटेरिया क्या किया गया भैया, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भैया, पंजीकरण कराना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा। अब जब पंजीकरण आप करा लिए तो पंजीकरण में क्या है, तुरंत आपको देखने को मिल जाएगा निवास कितना, 5 से 7 वर्ष आपको दिखाया जाएगा भैया। तो ये आपको क्या होगा, पंजीकरण हुआ तो आपको निवास करना पड़ेगा 5 से 7 वर्ष। ये आपको क्राइटेरिया एक तरीके का लिख दिया गया कि आप चाहो तो ये ले सकते हो। इसमें भी वही सेम रूल लगते हैं, अपवाद रहेंगे। भारत के अगर दुश्मन देश हैं तो उन पर ये चीजें लागू नहीं होती हैं। भारत के दुश्मनों को भारत की नागरिकता मिलनी ही नहीं है, वो हर हाल में उनको बाइकआउट किया गया, ब्लैक लिस्टेड कर दिया। ना तो वो पंजीकरण के माध्यम से आ सकते हैं, ना तो देशीकरण के माध्यम से आ सकते हैं। जैसे भैया पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान ब्लैक लिस्टेड देश है हमारे यहाँ। ठीक, उनको क्या किया, ब्लैक लिस्टेड किया गया। भारतीय मूल का मतलब ये क्या है, भारत से ही पैदा हुआ, भारतीय मूल का तो है ही। ठीक है, भारत से पैदा हुआ है तो भारत का, भारतीय मूल का तो है ही हो, लेकिन वहां के नागरिकों को क्या किया, यहाँ की नागरिकता देना बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको भारतीय मूल के व्यक्ति होंगे, पंजीकरण 5 या 7 वर्ष आपको बिताना होगा। इसके बाद आपको क्या किया जाएगा भैया, देशीकरण के आधार पर ये सारी चीजें कर दिया जाएंगे। कुछ समय पहले अभी सीमा हैदर का मुद्दा मिला होगा ना, सीमा हैदर के मुद्दे में भी ये चीजें लागू होती। सीमा हैदर को भैया भारतीय नागरिकता मिली कि नहीं मिली, नहीं मिली अभी। ठीक है, उसके ऊपर जांच चल रही भैया, कहीं खुफिया एजेंसी से अभी भी उसके ऊपर निगरानी बनाई गई है भैया, ऐसा तो नहीं कोई खुफिया काम करने के लिए आई हुई है। ठीक है, अभी उसका कोई भी जो है एग्जैक्टली अभी उसको नागरिकता का कोई भी वो चीज है, क्योंकि नागरिकता उनको मिलना ही नहीं। एक चीज देख लीजिए, हमारे यहाँ क्या किया, नया संशोधन अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। ठीक है, वहां पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ये सब जितने भी बांग्लादेश से सबको ब्लैक लिस्टेड किया गया है। तो यहाँ से आपको मिलना वैसे भी नहीं, तो वो मुद्दा आपका क्या है, अभी वो पेंडिंग में है। ठीक, उसको थोड़ा सा ध्यान रख। हाँ, रही बात आने जाने, कभी पहलगाम हमला हुआ, पहलगाम हमले में क्या हुआ, लोग आना जाना शुरू किए थे। आना जाने के लिए स्वतंत्रता है, आते जाते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ने पर उसको भी पाबंदी लगाई जाती। पहलगाम हमले के दौरान आपको पता है जैसे हुआ, भारत सरकार ने तुरंत क्या किया भैया, कहा कि जितने भी पाकिस्तान के नागरिक भारत में आए हुए हैं वे सभी तुरंत देश छोड़ करके वापस चले जाएं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें होती है। अभी आपको एक शब्द बताऊंगा जिसको बोलते हैं क्या भैया, प्रवचन। प्रवचन शब्द प्रयोग किया जाता है, उसको प्रवचन नहीं प्रवचन बोलते हैं, प्रवचन बोलते हैं। उसके शब्दों के बारे में आपको आगे चल करके बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो हमने कितना आधार देख लिया, जन्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर,
पंजीकरण के आधार पर और देशीकरण के आधार पे हमने ये सारी चीजें देख लिया। अब एक अंतिम बचता है, अंतिम कौन सा भैया, जिसे हम लोग कहते हैं भूमि अधिग्रहण। क्या बोला जाता है भाई, भूमि अधिग्रहण बोला जाता है। तो भूमि अधिग्रहण की जब भी बात करें, शब्द में ही लिखा गया है क्या, भूमि को अधिग्रहण करना, यानी किसी के जमीन को क्या करना, अपने में मिला लेना। ठीक है, जनरली ये होता है कि किसी जमीन को अपने में मिला लेना। अब जनरली क्या होगा भैया, जैसे सपोज करिए कि पीओके तो हमारा हिस्सा है, पीओके क्या है, हमारा ही हिस्सा है, पीओके को मिला गया तो भारत के नागरिक तो हो ही जाएंगे, सीधी सी बात है। अभी जनरली आपको बलूचिस्तान को मिला लिया जाए हमारे देश में, ठीक है, बलूचिस्तान को या कहो भैया एक दिन समय आ जाए लाहौर को मिला ले हम लोग, हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर बलूचिस्तान को सपोज करिए मिलाया गया तो बलूचिस्तान के जितने भी नागरिक होंगे उस समय सभी को नागरिकता दे दी जाएगी भारत की। ठीक है, इसका मतलब क्या है भैया, इसका एक सिंपल सा मतलब ये है कि जब कभी, ठीक है, जब कभी किसी ऐसे क्षेत्र को, ठीक है, किसी ऐसे क्षेत्र को भारत में मिलाया जाए, भारत में मिलाया जाए जो भारत का हिस्सा ना, ठीक है, मिलाया जाए जो भारत का हिस्सा ना हो, ठीक, जो भारत का हिस्सा पहले ना रहा, भारत का हिस्सा ना रहा हो, ठीक है, तो उन सभी को क्या मिलेगा भैया, उन सभी को सीधा सा है कि उनको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, भूमि अधिग्रहण का मतलब यही है कि किसी भी क्षेत्र को जब भी मिलाया जाएगा, एग्जाम्पल आपको मैं यहां से बता दूं, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो 2015 में, ठीक है, कब, 2015 में नेपाल के कुछ क्षेत्रों को मिलाया गया था। ठीक है, नेपाल के कुछ हिस्से, नेपाल क्षेत्र को जब मिलाया गया था उस समय उनको नागरिकता दे दी जाती है। तो ये हमारा कितना आधार था भैया, 5 आधार से सिटीजनशिप को पाने का। किस अधिनियम के अंतर्गत होता भैया, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अंतर्गत ये चीजें आपको देखने को मिलती है। किसी को कोई समस्या होगी तो आप सभी लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, 5 आधार मैंने आपको नागरिकता के बता दिए, पांचों के पांचों आधार। आप सभी को कोई भी समस्या हो तो आप सभी लोग कमेंट करके पूछिए। ठीक है, अब इसी चीज को लेकर के लगातार विवाद होता है। ठीक, अभी कुछ आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे जैसे एनआरआई कौन होते हैं, ठीक है, एनआरआई कौन होते हैं, ओसीआई कौन होते हैं, ये सारी चीजें भी आपको आगे चल करके मैं बताने वाला। ठीक, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट करके आप सभी लोग पूछिए। ठीक, चलिए, तो ये हो गया क्या भैया हमारा भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। 5 आधार मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं कि प्रश्न ये उठा भैया, चलो ये तो देने की बात हो गई, नागरिकता जाएगी कैसे। ठीक है, नागरिकता जाएगी कैसे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नागरिकता छोड़ने के क्या प्रावधान, मतलब ना, यहाँ पे मैं आपको एक बना दूं कि नागरिकता जाएगी कैसे, अर्थात नागरिकता जाने का प्रावधान क्या है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नागरिकता जाने का क्या प्रावधान है, अभी तो लेने का प्रावधान था। ठीक है, अभी क्या है, अब कैसे जा सकता है ये आपके प्रावधान को निश्चित किया। ठीक है, ये भी किस अंतर्गत किया गया भैया, ये भी आपका जो किया गया है ये भी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, मैं लिख देता हूं दोबारा ताकि आप भूलिए नहीं। ठीक है, किसके अंतर्गत भैया, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। ठीक, अधिनियम 1955। ठीक, चलिए 1955, इसी के अंतर्गत क्या किया गया भैया, नागरिकता जाने के भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। जैसे क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, सबसे पहला तो ये है भैया, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से छोड़ दे। ठीक है, कोई व्यक्ति क्या हो भैया, स्वेच्छा से अगर कोई व्यक्ति छोड़ दे कि भैया हमको भारत का नागरिक नहीं रहना है, ठीक है, स्वेच्छा से किसी देश को, मतलब भारत के नागरिकता को छोड़ दे। दूसरा ये हो गया, दूसरा ये हो गया भैया, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले।
देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। जैसे इसमें अभी विराट कोहली का भी नाम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। अभी सिर्फ न्यूज में चल रही है, अभी भैया भारतीय नागरिकता पे संशय बना हुआ है कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं, हो सकता है अस्थायित्व रूप से वो न रहने, जब तक पूरा ऑफिशियल आ नहीं जाता तब तक हम लोग सिर्फ कयास लगा सकते हैं, ठीक है। किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। इसमें आपके क्या हुआ भैया, इसमें आपके अक्षय कुमार भी शामिल थे। अक्षय कुमार बीच में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमने कनाडा की नागरिकता ग्रहण कर लिया था क्योंकि हमारा व्यवसाय ठीक ठाक नहीं चल रहा था, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो भारत की नागरिकता को छोड़ करके वो कहाँ चले जाते हैं भैया, किसी दूसरे। अब भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली छूट जाएगी जब आप किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया दो स्टेट, एक तो आप स्वेच्छा से छोड़ दे रहे हैं और या तो किसी दूसरे देश की नागरिकता, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है भैया, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ठीक। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या है भैया कि जब, ठीक है, आप मतलब किसी व्यक्ति पर, ठीक, किसी व्यक्ति पर, किसी व्यक्ति पर क्या हो जाए भैया, देशद्रोह की मुकदमा चला दिया जाए, ठीक। देशद्रोह या किसी जा करके देशद्रोह पर मुकदमा आपके चल जाए या देशद्रोही कोई काम कर दीजिए, जो भी होगा, ये सारी चीजें आपके क्या होती भैया, नागरिकता से हटाया जा सकता है। मान लीजिए कि आपने क्या किया भैया, भारत में रह रहे, अभी कुछ दिन पहले एक पहलगाम हमले के पहले एक महिला पकड़ी गई थी जो ब्लॉग वगैरह बनाती थी, ठीक है, ब्लॉग बनाती थी। वो पाकिस्तान से उसका कुछ कनेक्शन था, बाद में उसको पकड़ा गया, अभी उसका पूरा वो चल रहा है भैया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस तरीके से अगर चीजें लगती कि आप देश विरोधी काम करोगे, देशद्रोही काम करोगे, तो उस स्थिति में भी आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्वेच्छा से छोड़ दो, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लो, या ऐसा कोई कृत्य करोगे जो भैया देश हित में ना हो, उस स्थिति में आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, देशद्रोह का मुकदमा चला दिया जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपके नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में 3 तरीके के आपके जनरली ये प्रावधान किए गए भैया कि आपकी नागरिकता जाने का डर हमेशा रहेगा भैया। इसीलिए हमारे आपको प्रस्तावना में, प्रियम्बल में क्या लिखा गया भैया, अखंडता बनाए रखना। बंधुत्व में आपका एक शब्द आता है अखंडता बनाए रखना, अर्थात हमारे देश में कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, आगे चल करके आपको पढ़ाऊंगा कि हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि हम लोग देश हित में काम करें, यानी देश को अखंडित रहने दे, जिसका खंड ना किया जा सके, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 1 में भी ये रखा गया है क्या कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो आपका भी अधिकार ये बनता है कि आप भी देश के हित में कार्य करें, देश को विखंडित करने वाला कोई ऐसा कृत्य ना करे, वरना देशद्रोह का मामला चलेगा और भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहा भैया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के प्रावधान, ठीक है। हमने क्या क्या देखा भैया, आज हम लोगों ने देखा क्या, अनुच्छेद 1 से स्टार्ट किए थे, भारत राज्यों का संघ है, 28 + 8 स्टेटों के बारे में मैंने आपको टोटल बताया। इसका मतलब क्या था कि संघ में राज्यों को मिलाया गया, किस प्रकार से यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक। ये सारी चीजें 562 रियासतों को वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किस तरीके से मिलाया गया था, ठीक। इसके साथ साथ अनुच्छेद 2 की चर्चा हम लोगों ने किया, किस प्रकार से संसद किस रूप में काम करता है। अनुच्छेद 3 में हमने बात किया संसद के 2 सदन किस प्रकार से काम करेंगे और राष्ट्रपति इसमें मुखिया का रोल किस प्रकार से अदा करता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था, ठीक। इसके अलावा हम लोगों ने भाग 2 की आप शुरुआत किया। भाग 2 में हम लोगों ने 5 से 11 आपको देखने, इसमें मैंने नागरिकता के संशोधन अधिनियम 1955 के नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या प्रावधान होते हैं, सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। जन्म के आधार पर मूलवंश, पंजीकरण और देशीकरण और साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण का मामला हमने आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया भैया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत नागरिकता जाने का क्या क्या प्रावधान होता है, ये चीजें मैंने आपको बताया। अब एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, ठीक है, यहाँ नोट डाल करके चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। ध्यान रखना कि आपसे कहा जाए कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है, क्या कहा जा रहा है भैया, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया, ठीक है, 1955 में, ठीक है, 1955।
इसमें जो भी आपके नियम बनेंगे, ये जो अधिनियम बनाया गया है, इसमें कौन कर रहा है भैया? अगर इसमें कुछ भी परिवर्तन करना होता है, इसमें परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन नियम, ठीक है, या एक तरीके का एक शब्द में प्रयोग करता हूं कानून, जो भी है बनाने का प्रावधान किसके पास है? बनाने का प्रावधान संसद के पास, ठीक है, बनाने का प्रावधान किसके पास है भैया? संसद के पास है। अब संसद का मतलब क्या हुआ भैया? संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है, ठीक है। इसका मतलब क्या भैया? कि अगर बात किया जाए कि नागरिकता से संबंधित, ठीक है, नागरिकता के संबंधित कोई भी मुद्दा होगा, ठीक है, कोई भी नियम कानून कुछ भी बनाना होगा, तो वो कौन डिसाइड करेगा भैया? संबंधित नियम या कानून बनाने का काम करता है वो है संसद, ठीक। नियम कानून संसद बनाता है, ठीक। अब ध्यान रखना, संसद जो बनाता है ये तो ठीक है, कि किस आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है? तो ये आर्टिकल में किस में जिक्र किया भैया? अनुच्छेद 11 में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 11 में इसका जिक्र किया गया है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी चीजें हम लोग कल करेंगे, और कल हम लोग देखेंगे क्या होता है, प्रव्रजन शब्द होता है एक, क्या होते हैं उनके बारे में, कोई भारत, कोई पाकिस्तान का नागरिक भारत में आ जाता है तो किस लिए आता है, क्या काम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कल ओसीआई देखेंगे, और एनआरआई कौन होते हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ते हुए कल नजर आएंगे, ठीक है। और आप सभी लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए, पीडीएफ आप सभी लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और बढ़िया से आप सभी लोग मस्त रहिए, खाते पीते रहिए और बढ़िया से पढ़ाई करिए, ठीक। तो मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।